अपनी ज़बां से कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे आशिक लोग। तुमसे तो इतना हो सकता है, पूछो हाल बेचारों का। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में इस वक्त बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल का हल्ला मचा रखा है। संविधान में तो व्यवस्था है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा साल चल रहा है। परसों यानी 30 तारीख को 4 साल पूरे हो जाएंगे और 5वां साल शुरू हो जाएगा। यानी बीजेपी 30 तारीख को अपने शासन की चौथी सालगिरह मना सकती थी, लेकिन 4 सुनने में कम लगता है। 9 बड़ी संख्या है और बीजेपी तो हर चीज को बड़ा ही दिखाना चाहती है, लिहाजा सत्ता के 9 साल मनाए जा रहे हैं। वैसे भी बीजेपी को संविधान में लिखी बातों से क्या वास्ता, उसके लिए मन की बात ही संविधान है, प्रधान सेवक का हुक्म ही विधान है। वैसे 9 साल कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस पर ढोल पीटा जाए। इससे पहले यूपीए सरकार ने भी 10 साल पूरे किए हैं। नेहरू जी तो लगातार 16 साल प्रधानमंत्री रहे, मगर मोदी सरकार 10 साल पूरा होने का इंतजार नहीं कर रही, 9 साल में ही जश्न मना रही है। क्योंकि 10वां साल तो चुनावी साल होगा, जिसमें बीजेपी को जनता के पास फिर से वोट मांगने जाना होगा और बताना होगा कि उसकी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। और जनता के लिए उपलब्धियों का मतलब है कि अच्छी शिक्षा, नए अस्पताल बने, सार्वजनिक यातायात की सुविधा हो, महंगाई कम हो और बेरोजगारी के अवसर बढ़े। उपलब्धि का मतलब समाज के वंचित तबकों के लिए सम्मान से जीने के अवसर बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में सुधार आना। जनता को इस बात से क्या लेना देना दोस्तों कि मोदी जी जब विदेश गए तो किसने उनके पैर छुए, किसने उन्हें गले लगाया। ये सारी तस्वीरें देखकर तो पेट नहीं भरा जा सकता। अभी तो गरीब जनता को पेट भरने के लिए मोदी सरकार ने 5 किलो मुफ्त राशन का मोहताज बना दिया है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जनता यही जानना चाहती है कि वो दिन कब आएगा जब वो मुफ्त राशन की लाइन में खड़ी ना हो और खुद से अपने लिए रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था कर सके। मोदी सरकार इन सवालों का जवाब दे दे तो ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। लेकिन अभी सरकार जवाब देने की जगह अपनी उन उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है जिनका आम लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने इसी पर मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछ लिए तो बीजेपी को गुस्सा आ गया। बीजेपी को यह अच्छा ही नहीं लगता कि कोई उस पर उंगली उठाए या सवाल पूछे। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। यह बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खैर, कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो बदले में बीजेपी उसे यूपीए शासनकाल की नाकामियां जो है वो गिना रही है। ये बीजेपी की राजनीति का यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि कोई आपकी गलती दिखाए तो आप बदले में उसकी गलतियां दिखाइए। मोदी जी ने जो एक्स्ट्रा 2AB वाला एंटायर अलजेब्रा सिखाया था, ये फॉर्मूला भी वैसा ही है दोस्तों कि गलत को गलत से टकराकर सही साबित कर दो। गुजरात मॉडल का ये मैथ्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस 9 सालों से देश सीखने की कोशिश कर रहा है और आज आईने की नज़र से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि गुजरात मॉडल पर पूरे देश को चलाकर 9 साल में हम कहां पहुंचे हैं। और यह भी समझेंगे कि 2 बार लगातार सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी को कांग्रेस से डर क्यों लग रहा है। मगर सबसे पहले आइए देखते हैं गुजरात मॉडल की एक असलियत को। हाल ही में गुजरात बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा के कुल 64.62% बच्चे पास हुए, यानी 35% बच्चे फेल हो गए। राज्य की 272 स्कूलों का नतीजा तो 100% रहा, लेकिन 1084 स्कूलों का नतीजा 30% से भी कम आया है और 157 स्कूल तो ऐसे हैं जहां बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ है। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 1,65,690 छात्रों में से 27,446 छात्र ही पास हो पाए हैं। 96,000 छात्र गुजराती विषय और 1,96,000 छात्र बेसिक गणित में फेल हुए हैं। ये हाल तब है जब पिछले साल हुए चुनाव में अपने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर बीजेपी ने ऐलान किया था कि हम अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों में परिवर्तित करेंगे। बीजेपी ने 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान भी किया था, लेकिन इस साल के 10वीं के नतीजे तो भविष्य की कुछ और ही सूरत दिखा रहे हैं।
दूसरी बार बोर्ड देने वाले 1,38,244 बच्चे तो फिर से 10वीं में ही लटक गए। क्या इन्हें आगे पढ़ने के मौके मिल पाएंगे? और जो 35% बच्चे अभी फेल हुए हैं वो क्या फिर से परीक्षा में बैठेंगे या पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे? अंग्रेजी या दूसरी भाषा तो छोड़िए, 96,000 बच्चे अगर गुजराती विषय में भी पास नहीं हो पाए तो बाकी विषयों की क्या बात की जाए? ये किस तरह की पढ़ाई गुजरात के स्कूलों में चल रही है, जहां 10वीं पास करने में हजारों बच्चे नाकामयाब रहे हैं। तो गुजरात मॉडल के नाम पर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स नाम की किताब लिखी है। आप सबने शायद सुनी होगी या देखी होगी। वो परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं। इस चर्चा की खूब चर्चा मीडिया में होती है, लेकिन कमाल देखिए कि गुजरात में 10वीं परीक्षा के नतीजों की चर्चा मीडिया से गायब रही। पिट्ठू पत्रकारों ने पहले कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस पर कोई सवाल नहीं किया और अभी 10वीं बोर्ड के एंटायर नतीजों पर, जी हां, 10वीं बोर्ड, गुजरात के 10वीं बोर्ड के एंटायर नतीजों पर भी कोई सवाल नहीं किया गया कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उत्कृष्ट विद्यालयों का सपना दिखाने वाली सरकार ने पढ़ाई की उत्कृष्टता पर इतने खर्चे करके आखिर क्या कुछ पाया? क्यों नहीं ध्यान दिया? 157 यानी 157 स्कूलों में अगर एक भी बच्चा 10वीं पास नहीं कर पाया तो यह बच्चों की नाकामी है या सरकार की नाकामी है? गुजरात का रिपोर्ट कार्ड पिट्ठू मीडिया के स्क्रीन से गायब है और जनता के लिए 9 सालों का चमकता दमकता रिपोर्ट कार्ड दिखाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की तरह इस रिपोर्ट कार्ड को भी फर्जी ठहराते हुए सवाल उठाए हैं। सवाल भी एक नहीं बल्कि पूरे 9 सवाल हैं। 9 सालों के 9 सवाल। जी हां, वैसे 9 के आंकड़े जो हैं इसको लेकर कुछ दिलचस्प मुहावरे भी हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, आप सबने सुना होगा। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और 9 2 11 हो जाना, ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अब ये जनता तय कर ले कि कौन कितनी दूर चला, किसने पुण्यात्मा बनने का ढोंग किया और कौन झोला उठाकर 9 2 11 हो जाने को तैयार है। फिलहाल देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को झुकाने के लिए कितनी तैयार है। 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार जश्न मना रही है। सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उन वादों पर कोई बात नहीं कर रहा जो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किए थे। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। कांग्रेस ने कुछ वादों की याद दिलाते हुए लिखा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो बानगी भर है। इनके जुमले गिनने बैठें तो गिनते हुए कई दिन बीत जाएं। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, इसके उलट अपनी नासमझी से देश को आफत में डाल दिया। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुई। कौन भूल सकता है उस भयावह मंजर को। गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से व्यापारी तबाह हैं। आए दिन इसका विरोध होता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में व्यस्त रहे तो लोग क्या करें। तो कांग्रेस ने जो कुछ कहा उससे इनकार करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हकीकत यही है कि मोदी सरकार 9 साल तक कहती कुछ रही और करती कुछ रही। इतिहास में ऐसी सरकार पहले कभी नहीं हुई जिसने 2 बार नोटबंदी की है और जनता को परेशानी में डाला। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके कुछ हजार नियुक्ति पत्र बांटे और उस पर भी वाहवाही लूटने की कोशिश की। और हद ये कि सरकार इस बात पर भी नाराज है कि कोई उससे पुराने वादे के बारे में कैसे पूछ रहा है। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने जो कहा, आइए वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल नाम का दस्तावेज जारी कर अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार से लेकर कोरोना महामारी, सामाजिक न्याय, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, जन कल्याण की योजनाओं तक के मुद्दों को उठाया तो कांग्रेस के 9 सवालों को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा कहा। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा $10 बिलियन का है। आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता है तो कोई क्या कर सकता है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, कांग्रेस करप्शन पर सवाल पूछ रही है, जिसके शासनकाल में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स जैसे कितने बड़े बड़े घोटाले हुए।
वहीं चीन के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि यह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद किया। तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि वकील भी हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि अदालत में किस तरह विरोधी पक्ष के तर्कों का जवाब दिया जाता है। लेकिन यहां तो जनता की अदालत में कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किए, मगर बीजेपी इन सवालों के तार्किक जवाब नहीं दे पाई। भारत में विकास दिखाने के लिए जो तर्क रविशंकर प्रसाद ने दिए हैं वो तो वहीं खारिज हो जाते हैं जब सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं। यह कैसा विकास है जहां देश की बड़ी आबादी को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? इस बड़ी आबादी के पास भोजन तक का इंतजाम नहीं है और उसे सरकार के रहमो करम पर रहना पड़ रहा है। विकास की मुनादी नहीं करनी पड़ती तो वो अपने आप खुद नजर आ जाता है, जैसे अमेरिका, चीन, जापान या यूरोप के देशों में दिखाई देता है। ये हम सब खूब देखते हैं। फिर भी यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाने के लिए चीन के एयरपोर्ट की तस्वीर का फर्जीवाड़ा नहीं करना पड़ता, न ही काशी को क्योटो बनाने के सपने दिखाने पड़ते हैं। आप सबने देखा होगा, काशी को क्योटो बना देंगे, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। क्या आपने इन 9 सालों में सुना कि जापान या अमेरिका या ब्रिटेन के किसी नेता ने अपने देश के लिए या अपने देश के किसी शहर को भारत की तर्ज पर विकसित करने की बात कही हो? फिर किस विकास की बात रविशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं? और जहां तक चीन की बात है तो क्या चीन हमसे पीछे है? चाइनीज ऐप बंद करके सीमा पर चीन की घुसपैठ का जवाब दिया जा सकता है? बड़ा सवाल है। क्या यह मसला मोदी सरकार इतना आसानी से सुलझा सकती है या इस मसले का जवाब मोदी सरकार इतनी आसानी से दे सकती है? 2 बच्चों में लड़ाई हुई और एक ने कट्टी कर ली तो दूसरा डर गया। क्या ऐसा माना जाए? क्यों मोदी जी चीन का नाम लेने से बचते हैं? रविशंकर प्रसाद को यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस पर लगे करप्शन के दाग से बीजेपी अपने दाग को कैसे छुड़ा सकती है। बीजेपी जानती है कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, कम से कम राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन वो अब भी मदारी और जमूरे वाली मानसिकता से काम कर रही है। इसीलिए फिलहाल संसद में यानी नए संसद भवन में डुगडुगी पीटी जा रही है। देखिए जरा। लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत पहले एक बार कहा था कि नरेंद्र भाई अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। मोदी जी के इवेंट संभालने के गुण को शायद आडवाणी जी ने रथ यात्रा के वक्त ही पहचान लिया था, लेकिन आडवाणी जी ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके शिष्य मोदी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्राइम इवेंट मैनेजर भी बन जाएंगे। कर्नाटक में मोदी जी के जाने के बावजूद बीजेपी बुरी तरह हारी तो वाहवाही करवाने की भरपाई मोदी जी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाकर पूरी करवा ली। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने मोदी जी को द बॉस क्या कह दिया। बीजेपी कुनबा गदगद हो गया कि कर्नाटक की जनता ने नकार दिया तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लोग तो स्वागत कर रहे हैं। हालांकि वहां भी बताया जा रहा है कि सिडनी में आधा हॉल खाली पड़ा था। विदेश दौरे से लौटे पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की बल्कि अपने देश में फिर से ढोल नगाड़ों से खुद का स्वागत करवाया, मानो दुनिया फतह करके लौटे हों। अब संसद के उद्घाटन से लेकर अगले साल 1 जनवरी तक राम मंदिर के उद्घाटन तक कई और इवेंट बीजेपी की पाइपलाइन में हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह राष्ट्रवाद, विकास, आजादी का अमृतकाल इन सब से जोड़कर जनता को भावनाओं में डुबोने का खेल शुरू हो गया है। संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को रखने का पैंतरा इसी खेल का एक हिस्सा है। तो म्यूजियम में रखे सेंगोल यानी राजदंड को बढ़िया सी कहानी के साथ बीजेपी बाहर निकाल लाई है। स्मृति ईरानी ने कटाक्ष भी कर दिया कि गांधी परिवार ने इसे नेहरू जी की छड़ी बनाकर रखा था। व्हाट्सएप ज्ञान की दीक्षा पाए लोग ही ऐसे तर्क दे सकते हैं। दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, रोज आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते होंगे, क्योंकि सेंगोल नेहरू गांधी परिवार के घर में नहीं रखा हुआ था बल्कि प्रयागराज के म्यूजियम में रखा हुआ था। नेहरू परिवार ने तो अपना निजी आवास आनंद भवन भी अपने पास नहीं रखा, तो एक छड़ी को वो अपने पास क्यों रखते। लेकिन जिस तरह स्मृति ईरानी ने बिना किसी आधार के गांधी परिवार पर निशाना साधा है, उससे जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस से हारने का डर बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दूं, स्मृति ईरानी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही सारी बातें दोहराई आज अपने भाषण में। खैर, कर्नाटक से बाहर हुए अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, इन सब में फिर से कांग्रेस से मुकाबला करना होगा और उसके बाद अकेले यानी अगले साल फिर से कांग्रेस के सामने खड़ा होना होगा। आम चुनाव की बारी आ जाएगी।
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जनता की आवाज उठाने का जो नैरेटिव सेट कर दिया है, बीजेपी के पास उसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है। 9 साल में 9 सवालों का जवाब देने में नाकाम बीजेपी क्या 10वें साल को संभाल पाएगी, ये देखना होगा। खैर, शायर इब्ने इंशा ने ठीक ही फरमाया है कि झूठे सिक्कों में भी उठा देते हैं ये अक्सर सच्चा माल। झूठे सिक्कों में भी उठा देते हैं ये अक्सर सच्चा माल। शक्लें देख के सौदे करना काम है इन बंजारों का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।